Hello and Assalamu alaikum, friends. Today I'm going to discuss about the history of the political science. हमने अपने लास्ट लेक्चर में पॉलिटिक्स के बारे में जाना और उसके ऊपर जो है हमने कुछ एग्जांपल्स देखे और उसको करंट जो सिनेरियो है उसमें उसकी क्या पोजीशन है उसको हमने जानने की कोशिश की। आज हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, इट इज़ सेड दैट के जो पॉलिटिक्स है जो आज हमें दिखती है जिसको हम आज प्रैक्टिस करते हैं वो 2500 साल पहले ग्रीक्स ने इंट्रोड्यूस कराई थी, जिसको वो पोलिस कहा करते थे। और पोलिस की मीनिंग थी सिटी स्टेट। तो उनकी सिटी स्टेट में जो भी अफेयर्स हुआ करते थे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे वो टैक्स के रिलेटेड हो, चाहे वो सिक्योरिटी के रिलेटेड हो, तो उनको वो पॉलिटिक्स कहा करते थे। तो ये थी ग्रीक्स की बात। जो उसके बाद डेवलपमेंट होती आई, डेवलपमेंट के बाद जो आज को जो हमें नज़र आती है, जो जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है, वो एक एक जो है मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी की जो है ना कंट्रीब्यूशन है, जिसको उन्होंने कहा था ये साइंटिफिक स्टडी है, इस पे टेस्ट किया जा सकता है, इसको ऑब्जर्वेशन की जाती है, की जा सकती है। और एक 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 रिफाइंड जो है कॉन्सेप्ट बनाया जा सकता है। तो ये जो है मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी की कंट्रीब्यूशन है जो कि आज हमें नज़र आती है। तो एंशियंट ग्रीक की मैंने आपको बता दिया कि उनके सिटी स्टेट्स के अफेयर थे और डेमोक्रेटिक एंड ओलिगार्किक। उस दौर में जो है एक ही सिटी स्टेट नहीं थी, बहुत ज़्यादा सिटी स्टेट थी, और कहीं पे डेमोक्रेटिक था, कहीं पे ओलिगार्किक था। जो वहाँ पे थिंकर्स भी दो किस्म के थे। एक थे वो जो प्रो थे कि डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, और दूसरे ओलिगार्किक के फेवर में थे। ओलिगार्किक जो सिस्टम था वहाँ पे टायरेंट्स और ऑपरेसिव लीडर्स थे जो कि उस सिस्टम को बिगाड़ रहे थे। तो जो प्रो डेमोक्रेटिक थे वो जो है उनके खिलाफ थे। तो एक थे सोफिस्ट जो कि प्रो ओलिगार्किक थे और थिंकर थे। उन्होंने कहा कि आर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग टू कंट्रोल द वीक। उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स जो है एक आर्ट है कि कैसे वीक को कंट्रोल किया जाए। अच्छा, प्लेटो आए। प्लेटो जो है मोर आइडियलिस्टिक थे और उन्होंने मॉरलिटी की बात की। उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स जो है मॉरलिटी के बेस पे होनी चाहिए, ना कि जो है स्ट्रेंथ और पावर के ऊपर। तो इनकी अप्रोच भी आइडियलिस्टिक थी। और उसके बाद आए उनके ही शागिर्द अरिस्टोटल, जिन्होंने अपोज किया प्लेटो की कुछ आइडियाज़ को, और उन्होंने जो है बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच इंट्रोड्यूस कराई, जो कि आज उन्हीं को ही क्रेडिट दिया जाता है जो कि आज की पॉलिटिक्स है। तो उन्होंने कहा कि वो एम्पेरिकल होनी चाहिए और सिस्टमेटिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आइडियलिस्टिक कोई भी आइडिया हो और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए जो कि इम्प्लीमेंटेबल हो भी ना। तो उन्होंने 6 काइंड बताई, 6 काइंड बताई किसी भी स्टेट के होने की। वो उन्होंने बताया कि मोनार्की हो सकती है, टायरनी हो सकती है, एरिस्टोक्रेसी हो सकती है, ओलिगार्की हो सकती है, डेमोक्रेसी हो सकती है, एंड पॉलिटी हो सकती है। अच्छा, उन्होंने कहा कि रीज़न हो सकते हैं एक सिस्टम, एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट से दूसरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट में चेंज होने के। तो वो चीज जो रीजंस हैं वो ये हैं कि रिच और पुअर में जो क्लास स्ट्रगल होती है वो अगर उनमें होगी, और उनकी वजह से कोई भी अगर पुअर होगा तो पुअर जो है मोर पॉलिटी के पास जाएगा, और डेमोक्रेसी के पास जाएगा। और रिच जो होगा, रिच मोर जो है अरिस्टोक्रेसी मोनार्की इसके जो है पास जाएगा। तो ये उनकी उनकी आइडियाज थे। अच्छा जी, उनके बाद आते हैं कि कहते हैं अच्छा जी दोस्तों, हम जो देखते हैं, जो भी पॉलिटिकल थॉट्स हम देखते हैं, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन जो भी देखते हैं, वो हमें ग्रीक से ज़्यादा मिलती है बनस्पत और कोई नेशन से। तो ये आप सबको भी पता होगा। तो कि ग्रीक्स ही बहुत प्रोमिनेंट हैं और उनको बड़ी ही जो है रिकग्नाइज किया जाता है। लेकिन जो अदर पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनको इतनी कंट्रीब्यूशन, थिंकर्स जो हैं उनको कंट्रीब्यूशन नहीं दी जाती, या शायद उनकी इतनी कंट्रीब्यूशन हो भी ना।
तो जो रीज़न दिया गया है कि ग्रीक्स प्रोमिनेंट हैं और उनको इतना रिकग्नाइज किया जाता है उनकी कंट्रीब्यूशन को, तो वो रीज़न ये था कि वहाँ पे फ्रीडम ऑफ थाट्स था, और जो दूसरी नेशंस थी वहाँ पे फ्रीडम ऑफ थाट्स नहीं था, जिसकी वजह से वहाँ पे इतने जो है जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे जो थे, उनकी इतनी कंट्रीब्यूशन प्रोमिनेंट नहीं हुई और उनको इतना रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। दो कि पॉलिटिकल थिंकर्स हैं और उनकी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वो उतनी प्रोमिनेंट नहीं है जिनकी जितनी ग्रीक्स ही हैं। अच्छा जी, तो उसके उसके बाद जो है मुस्लिम थिंकर्स आए, जिन्होंने ग्रीक्स के वर्क को ही जो है कैरी फॉरवर्ड किया और उनको मोल्ड करने की कोशिश की इस्लामिक वे में, और उसको इस्लामिक वे में प्रेजेंट करने की कोशिश की। उसके बाद मिकेवेली आए। मिकेवेली ने जो कुछ फिलोसोफर्स जो हैं, उनकी मैं आइडियाज़ आपको बताना चाहूँगा कि उनके आइडियाज़ क्या हैं और उन्होंने कैसे हिस्ट्री को चेंज किया पॉलिटिक्स की, पॉलिटिकल साइंस की को। अच्छा, मिकेवेली जो थे, मिकेवेली ने कहा कि आर्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट, देखिए स्टेट ही सब कुछ है और स्टेट में आर्ट है, वो एक आर्ट है कि कैसे आप उसको उस पे जो है वर्क करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो प्रिंस है, प्रिंस के अगर थ्रोन को कोई भी खतरा लाक महसूस हो तो वो एक्शन ले सकता है, चाहे वो डिसीट के हो, डिप्लोमेसी के हो, चाहे वो मर्सीलेस परसिक्यूशन हो, एनिमीज को कत्ल करना हो, जो भी हो वो कर सकता है अपने थ्रोन को बचाने के लिए। तो ये थी मैकियावेली साहब की बातें। तो दूसरे जो हैं बॉर्डन हॉब्स एंड लॉक, बॉर्डन हॉब्स लॉक एंड रोसो। बॉर्डन ने कहा कि सॉवरेंटी होनी चाहिए, एक जो हमारा लीडर होगा उसको सॉवरेंटी होनी चाहिए, और उसको इतनी सॉवरेंटी होनी चाहिए कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जो पिछले दौर में फ्यूडल लॉर्ड्स बहुत ज़्यादा होते थे और उनको पावर भी बहुत ज़्यादा होती थी, और वो डिसीशन को मोल डिसीशन को इफेक्ट करते थे, इम्पेक्ट करते थे। तो उन्होंने कहा कि इतनी सॉवरेंटी होनी चाहिए कि वो फ्यूडल लॉर्ड्स को कर्व करने की कर सके। अच्छा जी, उनके बाद आए होप्स। होप्स ने कहा कि अनलिमिटेड सॉवरेनिटी। तो होप्स ने भी सेम ही बात की है, तो उन्होंने कहा कि अनलिमिटेड सॉवरेनिटी होनी चाहिए, बट जो स्टेट ऑफ नेचर है, जो एक नेचर है जिसमें कुछ बंदों ने एक सॉवरन को अपनी जान माल और इज़्ज़त की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है, तो अगर वो स्टेट ऑफ नेचर जो थी उसको अगर कोई अफेक्ट करना चाहे, लॉलेसनेस क्रिएट करना चाहे तो उसको आप जो है कर्ब कर सकते हैं और उसको उस पे एक्शंस ले सकते हैं। अच्छा दोस्तों, लोक के जो थे उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है लिमिटेड होनी चाहिए, लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। देखें, लेजिस्लेचर में जो है रिजोल इश्यूज जो हैं उसको रिजॉल्व किया जाता है, और और पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में भी मोरलेस सेम ही काम होता है, और उसमें जो कानून बनते हैं वो एक कंसेंसस बेस्ड बनते हैं। जे जे रोसो ने बात की कि जनरल विन होनी चाहिए, पब्लिक जो है वो सुप्रीम और एब्सोल्यूट अनलिमिटेड उनको पावर होना चाहिए, और वो ही जो है स्टेट के डिसीशंस पे जो असर कर सकें और कोई नहीं। तो इन्होंने भी अच्छी बात कही है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती रही, तो आइडियाज़ में भी एडवांसमेंट आती रही। तो कुछ नए अदर एलिमेंट्स वजूद में आए, जिनको हम कहते हैं पब्लिक ओपिनियन आ गया, प्रेशर ग्रुप आ गया, पॉलिटिकल पार्टीज़ आ गई। तो उनको भी जो है एकेडमिक्स में इंक्लूड किया जाने लगा और उन पे बात होने लगी, क्योंकि उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ने लगी। क्योंकि इनका इनका जो इम्पेक्ट था वो थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट जो है उसमें भी इम्पेक्ट था, और एकेडमिक्स में भी इम्पेक्ट था, और स्टेट में भी इम्पेक्ट था। तो इनको फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया और एक पार्ट बना गया एकेडमिक्स का। अच्छा जी, उसके बाद आता है प्लूरलिस्ट थिंकर। अच्छा, ये थिंकर्स का आइडिया ये है कि पावर एक सेंटर में नहीं होना चाहिए, एक हाथ में नहीं होना चाहिए। पावर के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मोर देन वन जो है इंस्टीट्यूशन के पास हो, ताकि कभी कोई इस्लाम ऐसा मसला जो है इशू रेज हो, तो वो पावर जो है एक बंदा या एक सेंटर या इंस्टीट्यूशन उसको मिस यूटिलाइज नहीं करे, और दूसरा जो बंदा अगर कोई करना चाहे मिस यूटिलाइज तो उसको कर्ब करे, और स्टेट की जो पीस है उसको बरकरार रखे। तो ये उनके थाट है। अच्छा जी, पॉलिटिकल साइंस एंड अदर सोशल साइंसेस। देखें,
पॉलिटिकल साइंस जब इंट्रोड्यूस कराई गई तो उसके साथ साथ कुछ ऐसे एरियाज भी उसके साथ डेवलप होने लगे जो पहले नज़र नहीं आए, और बाद में जब ये डेवलप हो गई और उस पर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो गई तो हमें पता चला कि अदर सोशल साइंसेस का भी उनमें कंट्रीब्यूशन है। तो उनमें से स्टेटिक्स भी आ जाती है, साइकोलॉजी भी आ जाती है, सोशोलॉजी आ जाती है, एंथ्रोपोलॉजी आ जाती है। तो बहुत सारे डिसिप्लिन्स थे जिनको जिनकी जो है ना कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल साइंस में थी, और उनको जो है उनके उनकी कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करना लाजिम था। तो कहा गया कि पॉलिटिकल साइंस एंड अदर सोशल साइंसेज इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल साइंस को इन्फ्लुएंस करते हैं इनफॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस। जैसे मैंने आपको बताया कि पब्लिक ग्रुप्स होते हैं, ओपिनियन जो है मेकर होते हैं, तो इनकी जो है कंट्रीब्यूशन भी है, प्रेशर ग्रुप हैं, पब्लिक ओपिनियन वाले हैं, तो ये इनके जो है कंट्रीब्यूशन है, तो उनको भी रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। तो वोटिंग एंड इलेक्टोरल एक्टिविटीज़ हैं, प्रेशर एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, तो ये सारे हैं, इनकी भी कंट्रीब्यूशन है, और चाहे वो डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करते हो, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन है, और उनको भी पार्ट माना गया। अच्छा जी, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन एंड पॉलिटिकल साइंस। देखें, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा जो है पॉलिटिकल साइंस पे या पॉलिटिकल फील्ड पे पड़ा है। जैसे देखें, आज हमारे पास इंटरनेट है और हर कोई बंदा जो है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बना हुआ है, और कभी भी किसी वक्त अपने गुरु जो है फेसबुक पेज पे या किसी सोशल मीडिया पे वो पोस्ट कर देता है जो कि पॉलिटिकल होती है। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन, आज आवाम के पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि उनके राइट्स क्या हैं और उनके राइट्स को वो किस तरीके से खुद प्रोटेक्ट कर सकते हैं और किस तरह अपने राइट्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी ही अहम और बेहतर बात है कि आवाम को अपने राइट्स का पता है, और आवाम, जैसे जे जे रूसो ने कहा था कि जनरल विल होनी चाहिए, आवाम ही सुप्रीम होनी चाहिए, तो ये आज हमें कुछ ना कुछ नज़र आता है। तो ये सारी चीज़ों ने पॉलिटिकल साइंस पे इम्पेक्ट किया है। बिहेवियर रिवॉल्यूशन इन पॉलिटिकल साइंस, देखिए जैसे टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हुआ, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, तो उसने क्या किया, उसने बिहेवियर्स को चेंज किया। लोग जो पहले किसी और से जो जो उस स्टेट के अफेयर से मुंसलिक होता था, स्टेट के अफेयर्स में उनकी कुछ ना कुछ से थी, तो उनसे बात करते थे और अपने इश्यूज के बारे में उनको बात करते, तो मीडिएटर्स बहुत ज़्यादा आ जाते थे, और शायद लोग अगर कुछ उनके साथ बुरा होता भी था तो वो बात नहीं किया करते थे। लेकिन आज वो नहीं है, आज जो है लोग अपने राइट्स जानते हैं, और वो जो है अपने राइट्स के लिए वॉइस को रेस करते हैं, और अपने जो है वोट को भी जानते हैं, और वोट की अहमियत को भी जानते हैं। तो ये एक बड़ी ही बिहेवियरल चेंज है जो कि टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन के वजह से। तो दोस्तों, आज का यही था, आज के लेक्चर में यही था। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।